Often religious passion overtakes rationality. That's one of the reasons that normally I avoid speaking on controversial topics related to religion and faith. लेकिन बात जब मेरे भारत की हो तो खामोश रहना बनता नहीं. चुप्पी का मतलब है कि सरेंडरिंग बिफोर दैट टुकड़े टुकड़े गैंग that is trying to wipe out symbols of my Bharat from Kashmir. That is emotion and sentiment of each and every Indian today. After that, Ashoka Stamp that was engraved on that nameplate at Hazratbal Shrine was targeted by locals there. People feel attacking national symbol is like attacking India. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं प्रदीप दत्ता लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ सियासतदान अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हजरतबल श्राइन जो दरगाह पीस और टॉलरेंस के लिए जानी जाती है उसको सियासी अखाड़े में तब्दील कर रहे हैं. और मैं आज उनके दोगलेपन को पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये मजहबी रंगत देकर चीज़ों को कुछ लोगों को यहाँ पे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें. हाल ही में हजरतबल श्राइन में एक तोड़फोड़ का वाक़या सामने आया. आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग अपने हाथ में पत्थर लेकर आते हैं और नेम प्लेट पर जो नेशनल एम्ब्लम है अशोक स्तंभ उसको तोड़ते हैं. उनका कहना है कि अन इस्लामिक है, किसी भी मजहबी जगह पर नेशनल स्तंभ नहीं होना चाहिए, यानी कि नेशनल सिंबल जो अशोका स्तंभ है नहीं होना चाहिए. और अफसोस की बात यह है कि कोई भी सियासी जमात चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है वो इस वाक़े को कंडम नहीं करती बल्कि इसे जस्टिफाई करती है. दे ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग. और स्टेटमेंट कौन दे रहे हैं? पहले रोला मेहदी उनकी स्टेटमेंट आती है, उसके बाद हमने देखा कि तनवीर सादिक की स्टेटमेंट आती है. वो कहते हैं कि ये ब्लास्फेमस है, ये शिर्क है. जैसे जैसे वो जस्टिफाई करते गए वैसे वैसे हमने देखा कि सोशल मीडिया पे भी आक्रोश बढ़ता गया और कुछ लोग उनको काउंटर करते गए. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगा दी जिसमें वो काउंटर करते हुए नजर आए. और जैसे कि आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा. देखिए ये तस्वीर जो है इंडोनेशिया की है. इंडोनेशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मुस्लिम पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर है. यानी कि अगर पाकिस्तान के बाद अगर कहीं ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मस्जिद पर नेशनल सिंबल है. और उसी तरह से अरब की बात करें तो अरब में भी आप देखेंगे कई रिलीजियस प्लेसेस पर नेशनल सिंबल आपको नज़र आएगा. उसी तरह से अमेरिका में भी नेशनल सिंबल आपको नज़र आएगा. और अगर ईरान की बात करें तो कई जगह पे आपको जो मस्जिद है वहाँ पे आयतुल्लाह खमैनी की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी. तो सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पे, तो अगर ये इस्लामिक होता तो इन इस्लामिक मुल्कों में क्यों नेशनल सिंबल यूज़ किया जाता? वहाँ पे तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, वहाँ पे तो कोई तोड़फोड़ नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वहाँ पे तोड़फोड़ की होती तो उनके शरिया लॉ के तहत हाथ काट दिए जाते. यहाँ पे डेमोक्रेसी है जिसका आप पूरी तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे. मैं चाहूँगा कि आप एक और स्टेटमेंट सुनिए. देखिए क्या कहते हैं नज़ीर गुरेजी साहब. ये लेजिस्लेटर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं. इनका कहना है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस पे ऐसी नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए. जरा ध्यान से सुनिए इन्हें क्या कहते हैं. हमने किसी मस्जिद में इनॉग्रेशन नहीं होती है, वहां पर फिर बोर्ड लगाया जाता है. इवन राम मंदिर में भी अगर आप देखोगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसका इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन भी डाला, लेकिन वहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं भी नहीं है कि नेम प्लेट लगाया गया हो और ये बताया हो. ये एक साजिश है हमारे खिलाफ. आपने तो इन्हें सुन ही लिया होगा. देखिए क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं कि किसी भी आज तक रिलीजियस प्लेस पे नेम प्लेट नहीं लगी है, क्यों आप यहाँ पे नेम प्लेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आप किसी शख्स को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन नज़ीर गुरेजी साहब, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा. ये तस्वीर मुझे जम्मू के बठिंडी इलाके से किसी ने भेजी है और ये तस्वीर है मक्का मस्जिद की. और आप देखिए इस तस्वीर पे क्या लिखा हुआ है. इस तस्वीर पे फारूक अब्दुल्ला का नाम है, ये नेम प्लेट है और ये इनॉग्रेट करी थी उन्होंने 2002 में ये मस्जिद, और आप उनका नाम उस नेम प्लेट पे देख सकते हैं. यानी कि आप करें तो सही, दूसरे करें तो गलत. साहब ऐसा नहीं होता. आजकल जो तस्वीरें हैं सब कुछ बयान करती हैं. ये दोगली राजनीति नहीं चलने वाली आपकी, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये दोगली राजनीति नहीं चल सकती. ये पहली बार नहीं है जब इन मजहबी स्थानों को
पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया कश्मीर में। हमने देखा है कि कश्मीर में अक्सर सियासत या तो श्राइन से चलती थी या मस्जिद से चलती थी। हमने देखा कि किस तरीके से मौलवी फ़ारूक, जो कि उमर फ़ारूक के पिता है, जिन्हें गोली से मार दिया गया था आतंकवादियों ने 90 के दशक में, और वो किस तरीके से अपनी सियासत जामा मस्जिद से चलाते थे, और उसी तरह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अपनी सियासत जो थी हज़रत बल श्राइन से चलाते थे। और हमने देखा है कि कई बार इस तरीके से यहाँ पे सियासत खेली गई कि हालात भी जम्मू कश्मीर में ख़राब हो गए। लोग आज एक सवाल पूछ रहे हैं इन सियासी जमातों से। वो कह रहे हैं कि आप डेसिक्रेशन की बात करते हैं, आप ब्लास्फेमी की बात करते हैं, आप लोग कहाँ थे 1993 में, जब 50 के करीब आतंकवादी हज़रत बल श्राइन के अंदर घुस गए थे और उन्होंने कुछ वहाँ पे पिलग्रिम्स को वहाँ पे बंदी भी बना लिया था, होस्टेज बना लिया था, और 34 दिन तक वो हज़रत बल सीज चलता रहा। एक भी गोली भारत की तरफ से फायर नहीं की गई। क्या वो डेसिक्रेशन नहीं था? आतंकवादी तो कह रहे थे कि हम जितने भी लोग होस्टेज लिए हैं उनको मार डालेंगे, और वो ये तक कह रहे थे कि हम हज़रत बल श्राइन को उड़ा देंगे। लेकिन आपने उस समय एक भी शब्द नहीं बोला उन आतंकवादियों के खिलाफ। आप बिल्कुल खामोश रहे, एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। यही नहीं, 1996 में एक बार फिर से हमने देखा कि किस तरीके से JKLF के आतंकवादी हज़रत बल श्राइन में घुस गए थे और उन्होंने वहाँ से पुलिस वालों पे फायरिंग की थी, जिसमें पुलिसकर्मी मारा भी गया था। क्या वो डेसिक्रेशन नहीं था? उस वक्त तो आप बोले नहीं। और अगर आपके देश का सिंबल, आपके देश का चिन्ह कहीं लग जाता है तो आप उसे कहते हैं अन इस्लामिक। बहुत से सवालात आज लोगों की तरफ से, सवाल इन सियासतदानों से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या कल जब ये सियासतदान हज़रत बल श्राइन में जाएंगे तो क्या वो अपने जेब में जितने भी पैसे होंगे वो बाहर रख के जाएंगे? क्योंकि जो करेंसी नोट वो अपने साथ अपनी जेब में डाल के ले जाते हैं, उस पर भी अशोक स्तंभ बना हुआ है, उसमें भी वो नेशनल एम्बलम है। क्या वो पैसे वो बाहर रख के चले जाएंगे? कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि अगर सियासतदानों की बात करें, इनका बस चले तो ये लोगों की जेब भी काट लें। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि दान पात्र आपने रखा हुआ है जिसमें आप डोनेशन कलेक्ट करते हैं, क्या जो पैसे उसमें इकट्ठे हुए हैं भारत की करेंसी, क्या उन नोटों को आप जला देंगे? नहीं, ऐसा भी आप नहीं करेंगे। तब तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि उन पैसों पर भी वो नेशनल एम्बलम बना हुआ है, अशोका स्तंभ बना हुआ है। तीसरा, जो हाल ही में जो ये रेनोवेशन हुआ, जिसके बाद ये नेम प्लेट लगी, रेनोवेशन में जो लाइटिंग करी गई, जिसमें दरवाज़ा बनाया गया और बहुत खूबसूरत तरीके से हज़रत बल श्राइन को सजाया गया, तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है, कितने सियासतदान हैं जिन्होंने अपने जेब में से पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं? कितनों ने पैसे दिए? एक ने भी नहीं। आप अपने जेब से पैसे नहीं देंगे, अपनी तिजोरी में से पैसे नहीं देंगे, अपने उन मजहबी जो दरगाहें हैं, जो श्राइन्स हैं या मस्जिद हैं बनाने के लिए, लेकिन आप ज़रूर उस पर सियासत करेंगे। क्योंकि आपकी, अगर वो आपको याद होना चाहिए था, जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अकाल तख्त डिस्ट्रॉय हो गया था, रातों रात इंदिरा गांधी ने उस समय जो निहंग नेता थे बाबा संता सिंह, उनको बुला के तामीर करवा दिया था अकाल तख्त को। लेकिन सिखों को वो मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा क्योंकि इसमें कार सेवा नहीं हुई, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हमें ये कंस्ट्रक्शन, ये रेनोवेशन, ये मंजूर नहीं। उन्होंने उस अकाल तख्त को गिरा दिया था और उसके बाद उन्होंने फिर से अकाल तख्त को रेनोवेट किया था। आप तो ऐसा नहीं कुछ कर रहे। आप लोग सियासत कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल भी एक पैसा भी खर्चा नहीं कर रहे। और क्या कल आप उस पुलिस वाले को, सीनियर ऑफिसर, IPS ऑफिसर को रोकेंगे या उस फौजी को रोकेंगे, कहेंगे कि आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ पे इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वर्दी पर भी वो अशोका का स्तंभ बना होगा जिसके लिए वो प्राउड फील करते हैं, जिसके लिए वो अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। क्या आप उनको भी रोकोगे? तो ये सवाल जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। आज हर कोई शख्स आपसे ये सवाल पूछ रहा है। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि ये सियासत क्यों? सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि काफ़ी वादे किए थे इन सियासतदानों ने। इन्होंने जब इलेक्शन कंटेस्ट करी थी तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे। इन्होंने कहा था, एक तो हम आर्टिकल 370 जिसे एब्रोगेट कर दिया गया है, हम इंश्योर करेंगे कि उसे वापस लाया जाए। दूसरा वादा इन्होंने किया था कि स्टेटहुड को हम वापस ला के रहेंगे। लोग काफ़ी नाराज़ हुए। लोगों ने कहा कि जब आप जीत कर इलेक्शन आए तो आपने दोनों वादे आप भूल गए।
ना आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, ना ही आप आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम था कि आर्टिकल 370 इट वॉज लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, वो वापस आने वाला नहीं है। तो क्यों ऐसे वादे करते हैं जो अब पूरे नहीं हो सकते? और जब आपने इलेक्शन लड़ी थी आपको मालूम तो था कि यूनियन टेरिटरी में आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तब अब तो आप कई बार रोते हुए नजर आते हैं। आप कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता नहीं, यहाँ तो एलजी का पावर चलता है। जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट करी थी आपको तो तब भी मालूम था कि यूनियन टेरिटरी में राजा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है, उसी का डिसीजन चलता है, आपका तो चलेगा नहीं। अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी थी, आपके सामने दिल्ली मॉडल था, आपने दिल्ली का मॉडल तो देखा होगा कि कैसे एलजी वो सुप्रीम, तो आपने कैसे सोच लिया यहाँ पे एलजी नहीं होगा सुप्रीम? तो अब जब लोग आपको कोई सवालात कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जब आपको आपके गिरेबान तक हाथ उनका आ चुका है, वो कहने लगे हैं कि भाई क्यों धोखा देते रहे हमें, और आपने सोचा कि आसान तरीका यही है कि लोगों को वर्गलाया जाए, लोगों को एक बार फिर से उकसाया जाए, किसी तरीके से इस वैंडलिज्म को जस्टिफाई किया जाए, और वंस अगेन यू आर ट्राइंग टू सो सीड्स ऑफ सस्पिशन एंड यू आर ट्राइंग टू स्टोक कम्युनल फ्लेम। आप ही वो सियासी जमातें हो जो कल तक बीजेपी को टारगेट कर रहे थे। आप कह रहे थे कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है, और बीजेपी इज ट्राइंग टू वाइडन फॉल्ट लाइन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड बीजेपी इज ट्राइंग टू डिवाइड कंट्री। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कैसे अलग हैं? आप अगर बीजेपी को ब्लेम करते हैं तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो यही कम्युनल पॉलिटिक्स इस समय चल रहे हैं। आपका फर्ज बनता था कि जहां देश के एम्बलम की बात आए तो आपको समझाना था लोगों को कि कोई भी ऐसा नहीं आपसे कह रहा कि आप बुत परस्ती करिए, कोई भी आपके रिलीजियस राइट्स आपसे नहीं छीन रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स की कदर करता है, क्योंकि भारत सेकुलर है, क्योंकि भारत इन चीज़ों में बिलीव करता है। भारत का हर शख्स, भारत का हर नागरिक, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि किसी की भी इमोशंस सेंटिमेंट से खेला ना जाए, किसी की आस्था के साथ खेला ना जाए, खिलवाड़ ना किया जाए, किसी को नाराज़ ना किया जाए। लेकिन आस्था को लेकर आप मेहरबानी करके ये पॉलिटिक्स भी ना करिए। अगली बार फिर नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है हमारे देश विदेश में।